बाबर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यही वो अफगानी आक्रांता था जिसने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी पर 1526 में हमला किया। यह जानते हुए भी कि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, बाबर ने महज 15,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया और न केवल इस युद्ध को जीता बल्कि इस देश में मुगल वंश की स्थापना भी की। 15,000 सैनिकों के साथ भी 1 लाख से अधिक सैनिकों को हरा पाने का एक ही कारण था, उसके पास आधुनिक युद्ध के हथियार थे और कुशल युद्ध की रणनीति थी। कुछ ऐसा ही रहा आज से 1000 साल पहले एक दूसरे अफगानी आक्रांता और लुटेरे महमूद गजनी की। उसने भी बहुत कम लुटेरों के साथ इस देश पर 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किए और बुरी तरह इस देश को लूटा। उसकी भी सफलता के पीछे यही कारण थे कि उसके लड़ाकों में एक गजब की इच्छा शक्ति थी और कुशल युद्ध रणनीति थी और परंपरागत हथियारों से ही इस देश को बार बार लूटने में सफल रहे। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का आखिर अफगानिस्तान में तालिबान संकट का क्या लेना देना है। दरअसल इस कहानी की वजहों में अगर ठीक से समझेंगे तो आपको पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के सफल होने का राज समझ में आ जाएगा। क्या कुछ और कारण रहे, चलिए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तालिबान के सफल होने के कारणों को समझने के पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी की ये भाषण समझनी चाहिए जिसमें उन्होंने गजनी की सफलता के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं। गजनी, पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के सफल होने का तात्कालिक कारण तो अमेरिका का वापस जाना ही है, लेकिन अमेरिका को इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आखिर अमेरिका को कभी ना कभी तो जाना ही था। पिछले 20 साल से उसने अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी, साथ में उसने बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार और अफगान सेना को ट्रेनिंग भी दी थी। ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के चले जाने से तालिबान का शासन अफगानिस्तान पर हो गया। यदि इसके कारणों को तह से देखा जाए तो वाजपेयी जी का यह विश्लेषण सटीक साबित होता है। दरअसल तालिबान के किसी भी लड़ाके को अफगानिस्तान की आम जनता का विरोध नहीं झेलना पड़ा, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहने वाला तालिबान अपने कट्टर आतंकवाद और क्रूर शासन के लिए बदनाम है। इसी तालिबान ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला करवाया था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को उखाड़ फेंका। तब से लेकर अब तक यानी लगभग 20 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने जाने का फैसला किया, तालिबान का उदय फिर से शुरू हुआ। ऐसे में जिम्मेदारी थी कि अफगान की सरकार एक कुशल रणनीति और सेना के द्वारा इन आतंकवादियों को रोकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्लोबल फायर इंडेक्स में अफगानिस्तान की स्थिति 140 देशों में 75वें स्थान पे है।
समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की मिलिट्री पावर इतनी बुरी भी नहीं है, और खास करके 60 से 70 हजार सामान्य लड़ाकों के लिए जो केवल बंदूक से लड़ रहे थे। लेकिन सेना का मिसमैनेजमेंट, मनोबल, सप्लाई चेन की दिक्कत और अमेरिका के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी ने अफगान की पूरी सैन्य व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया और महज 10 दिनों के अंदर उन्होंने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन यह सब कुछ अकेले कर पाना तालिबान के बस की बात नहीं थी। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण बना अफगानिस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने न केवल तालिबान को मोरल सपोर्ट दिया, बल्कि 10,000 से ज्यादा अपने आतंकी लड़ाके तालिबान में भेजे और उन्होंने एक्टिवली इस तालिबान अफगानिस्तान युद्ध में भाग लिया। साथ में इंटेलिजेंस सपोर्ट और हथियार भी पाकिस्तान की तरफ से बराबर तालिबान को दिया गया। तीसरा, अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार रही। पिछले बार अशरफ गनी जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए तो उनके प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता अब्दुल्ला ने इसको मानने से इनकार कर दिया। आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की वजह से अशरफ गनी चुन के आए हैं और उन्होंने एक पैरेलल सरकार की स्थापना की। हालांकि अशरफ गनी को इस राजनीतिक अस्थिरता को समझने और सुलझाने में 2 साल का वक्त लग गया और तब जाके कहीं दोनों के बीच एक समझौता हुआ और थोड़ी सी राजनीतिक स्थिरता अफगानिस्तान में आ पाई। इस अस्थिरता का फायदा तालिबान ने खूब उठाया। दूसरा, अशरफ गनी इतने स्वार्थी भी निकले कि उन्होंने कभी भी तालिबान से शांति समझौता या तालिबान को ऑन बोर्ड लाके एक हल निकालने का प्रयास नहीं किया। हरदम अशरफ गनी को यह डर लगा रहा कि जब भी तालिबान से बातचीत करेंगे तो उनकी सत्ता चली जाएगी और तालिबान सत्ता पे काबिज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि किसी भी तरह उनकी सत्ता बची रहे। इसलिए कोई भी शांति समझौता या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अफगानिस्तान में अशरफ गनी के द्वारा नहीं हुई। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वैश्विक समुदाय की तो थी ही, उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी भी देश ने अफगानिस्तान का इसमें साथ नहीं दिया। ऐसे में तालिबान के न केवल हौसले बढ़े बल्कि उनको संसाधन भी इन देशों के द्वारा मुहैया कराया गया। अब सब कुछ तालिबान के हाथ में आ चुका है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी देश छोड़ के भाग गए। ऐसे में विवश जनता एक घोर अंधेरे और जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। लोगों में डर और भय का कितना बड़ा माहौल है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि तालिबान अफगानिस्तान के लोगों का क्या हश्र करता है। वैसे पिछली बर्बरता की यादें अभी धूमिल नहीं हुई हैं और पूरी दुनिया का यही सबसे बड़ा डर है।